Hello everyone, welcome back to my channel, that is Gia Shanky Medical Education, and today's topic is about quality assurance in hematology. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel, that is Gia Shanky Medical Education, and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. So guys, आज की हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हमारी हिमेटोलॉजी की लैब होती है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी अश्योरेंस होता है, वो होता कैसे है एक्चुअल में, व्हाट इज क्वालिटी अश्योरेंस, इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस बिहाइंड द क्वालिटी अश्योरेंस. एंड ये सिर्फ हिमेटोलॉजी की लैब में नहीं है, आप और भी लैब्स के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं. ओके, so quality assurance has been defined by WHO as the total process whereby the quality of laboratory reports can be guaranteed. जो क्वालिटी एश्योरेंस है ये किसने बनाया है? ये WHO ने बनाया है. इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसके तहत हमें ये पता लगता है जो क्वालिटी, जो रिपोर्ट्स हैं, जो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स परफॉर्म बनाई जा रही हैं, वो उनकी क्वालिटी जो है वो गारंटेड है, वो रिपोर्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट है. ओके, देन इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज. जो क्वालिटी एश्योरेंस है ये कुछ एक्टिविटीज का सेट होता है, फॉलोड स्टार्टिंग फ्रॉम स्पेसिमेन कलेक्शन, जो कि शुरू होता है स्पेसिमेन कलेक्शन से, अप टू इशूइंग द टेस्ट रिजल्ट्स टू इंश्योर टेस्ट रिजल्ट्स आर एज एक्यूरेट एज प्रिसाइज एज पॉसिबल. शुरू होता है स्पेसिमेन कलेक्शन से और एंड होता है रिपोर्ट को देने तक. ठीक है, ताकि ये पता लगे कि रिजल्ट कितने एक्यूरेट एंड प्रिसाइज हैं. ओके, सो दिस इज नोन एज क्वालिटी एश्योरेंस. इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जो कि WHO के तहत बनाया गया है. Then quality assurance is an essential requirement of health laboratory practice. जो भी laboratories रन कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज मैंडेटरी, सो दैट आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उसको हर जगह मान्यता मिले. तो क्वालिटी एश्योरेंस रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन योर लेबोरेटरी. देन इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायर्स. क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो देख लीजिए. सो प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. क्या है? हमें एसओपीज को बनाना है. ठीक है, सो व्हाट इज एसओपीज? ये जो एसओपीज होती है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. ये एक प्रोटोकॉल होता है जो कि हम एक पेपर के अंदर हार्ड कॉपी के रूप में रखते हैं, जो कि बेंचेस के ऊपर अवेलेबल होता है. एंड उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें लिख के रखते हैं कि मेथड क्या अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से परफॉर्म करना है, क्या क्या आपने स्टैंडर्ड्स यूज़ करने हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, वो अभी हम इसमें आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, सो इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है. देन सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग वेदर test results are reaching those training patients at an early enough stage to influence clinical and public health decision making. आपके रिजल्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे होने चाहिए कि जो लोग आपके पास टेस्ट करवा रहे हैं उनको अच्छे से अच्छा डायग्नोस मिल सके, वो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवा सके आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली. वो तभी पॉसिबल है जब आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होंगी. पॉलिसीज ऑफ वर्क. वर्क की कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है, जैसे कि दैट इज डिसीजंस दैट आर टेकन इन कंसल्टेशन विद मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ टू इनेबल अ लेबोरेटरी टू ऑपरेट रेडिली and reliably, and effectively and in harmony with the other department of a hospital or units of a health center. Such policies should cover. So देखिए, कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं. ये पॉलिसीज आप अकेले नहीं बना सकते हैं. इन पॉलिसीज को आपको कंसल्ट करके बनाना पड़ेगा मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ के साथ में. जैसे कि लैब्स कितने बजे चालू होनी है, कितने बजे बंद होनी है, सो दैट जो पब्लिक है, जो पेशेंट्स हैं, उनको आपसे एज मच एज बेनिफिट मिल सके और जो पेशेंट्स हैं वो टाइम के तहत अपने डायग्नोस करवा सके.
अब ये चीज़ें हैं क्या, देखिए, लेबोरेटरी आवर्स एंड अरेंजमेंट्स फॉर इमरजेंसी टेस्टिंग ऑफ स्पेसिमेंस आउटसाइड ऑफ नॉर्मल वर्किंग आवर्स। देखिए क्या है, लेबोरेटरी आवर्स को इसमें ध्यान रखा जाता है, अरेंजमेंट्स ध्यान रखी जाती है कि अगर इमरजेंसी टेस्टिंग की गई तो उसके लिए आपके पास टेक्निकल अरेंजमेंट है या नहीं है, स्टाफ है या नहीं है, ठीक है, वो लेबोरेटरी के वर्किंग आवर से हट के होता है, ठीक है। इमरजेंसी वो चीज़ आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में 9 to 3 आपकी लैब रन हो रही है एंड उसके बाद इवनिंग में आप सारे स्टाफ की छुट्टी कर देते हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए आपको कुछ टेक्निकल स्टाफ हायर करना पड़ेगा, सो दैट अगर इमरजेंसी में एकदम से कोई आपके पास आ रहा है टेस्टिंग के लिए, तो आप उसको डिनाई ना करें, ताकि इमरजेंसी में उसकी रिपोर्टिंग डन हो सके और उसको टाइम के अकॉर्डिंगली बेनिफिट मिल सके। उसके बाद रेंज एंड कॉस्ट ऑफ टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड, जो टेस्ट बन रहे हैं, जो परफॉर्म किए जा रहे हैं, उनकी रेंज सेट करना है, उसकी कॉस्ट सेट करना है। इतना ज़्यादा हाई भी नहीं करना चाहिए कि किसी की रेंज से बाहर निकल जाए, मतलब एक आपके भी बेनिफिट में रहे और पेशेंट के बेनिफिट में भी रहे। उसके बाद टेस्ट विच कैन बी रेफर टू अ स्पेशलिस्ट लेबोरेटरी। कुछ टेस्ट होते हैं जो स्पेशलिस्ट लेबोरेटरीज में ही रेफर किए जाते हैं कि ये वहीं पर हो सकता है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अरेंजमेंट्स फॉर द कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रूटीन एंड अर्जेंट स्पेसिमेंस एंड देयर डिलीवरी टू द लेबोरेटरीज। कलेक्शन का अरेंजमेंट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। कुछ सैंपल्स होते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टिंग का कलेक्शन सॉरी अच्छे से आपके पास होना चाहिए अरेंजमेंट। अर्जेंट स्पेसिमेन के लिए आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए। कुछ स्पेसिमेन ऐसे होते हैं जिनको अर्जेंटली रिसीव करना है, अर्जेंटली ही उसको तभी के तभी उसको प्रोसेस में लाना है, उसके लिए आपके पास अच्छे से अरेंजमेंट अवेलेबल होना चाहिए। डिलीवरी करनी है स्पेसिमेन की, ठीक है, रिपोर्ट की, तो उन सब चीज़ों के लिए लैब के अंदर आपके पास अरेंजमेंट होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन को लेबलिंग बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेसिमेन की लेबलिंग गलत हो गई तो रिपोर्ट भी कहीं गलत ही जाने वाली है। उसके बाद लेबोरेटरी रिक्वेस्ट फॉर्म, लेबोरेटरी का रिक्वेस्ट फॉर्म, पेशेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर टाइम इज टेक्स टू परफॉर्म टेस्ट, दैट इज टारगेट टर्न अराउंड टाइम्स, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग ऑफ रूटीन एंड अर्जेंट टेस्ट एंड डिलीवरी ऑफ रिपोर्ट्स, आपने रिपोर्टिंग बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है, रूटीन की अलग, अर्जेंट टेस्ट की अलग, डिलीवरी ऑफ रिपोर्ट्स, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के प्रोटोकॉल बनते हैं। रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग ऑफ लेबोरेटरी डाटा, जो लैब का डाटा होता है उसको रिकॉर्ड एंड स्टोर करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, हेल्थ और सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें हमें अप्लाई करनी है, उनके लिए भी आपको चीज़ें रखनी है, स्टेप्स उठाने हैं उसके लिए। देन क्वालिटी एश्योरेंस की 3 एक्टिविटीज होती हैं, मतलब 3 चीज़ों के ऊपर वो बेस्ड होता है, प्रिंसिपल की अगर एक तरीके से बात करें। पहला है एक्टिविटी प्रिवेंटिंग एक्टिविटी, देन सेकंड है असेसमेंट एक्टिविटीज एंड थर्ड है करेक्टिव एक्टिविटीज। इनके नाम ही बता रहे हैं कि ये एक्टिविटीज क्या है। प्रिवेंटिव एक्टिविटीज, ठीक है, प्रिवेंटिव एक्टिविटीज का मतलब है दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट एरर बिफोर इट अकर्स, ये एरर को प्रिवेंट करता है, एरर ना आने से पहले, ठीक है, मतलब कि दुर्घटना होने से पहले ही उसको बचाना है, तो प्रिवेंटिव प्रिकॉशन क्या क्या लेने हैं वो चीज़ें आ जाएंगी। सो वो देख लीजिए। मेथड सिलेक्शन, आपको मेथड ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो कि एक्यूरेट एंड प्रिसाइज हों। उसके बाद गुड लेबोरेटरी डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो लेबोरेटरी लेआउट रख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का लेआउट रख रहे हैं, वो अच्छा होना चाहिए। हायरिंग कॉम्पिटेंट पर्सन्स, जो आप पर्सनल्स अपनी लैब के अंदर हायर कर रहे हैं, जो लैब टेक्नीशियन एंड अदर पोजीशन पे जो स्टाफ आप हायर कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, वो उसके लिए लायक भी होने चाहिए। यूज़ ऑफ एसओपीज, एसओपीज को हमेशा यूज़ करें सो दैट आपको पता रहे कि क्या रिलायबल मेथड्स हैं, किस तरीके से परफॉर्म करना है, ट्रबल शूटिंग, कोई गलत चीज़ हो गई उसको कैसे ठीक करना है। इफेक्टिव मेंटेनेंस प्रोग्राम फॉर इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट्स के लिए मेंटेनेंस प्रोग्राम्स होते हैं, वो इफेक्टिव होने चाहिए, टाइम टू टाइम कैलिब्रेशन होना चाहिए, टाइम टू टाइम डीप क्लीनिंग होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें। उसके बाद असेसमेंट एक्टिविटी, असेसमेंट एक्टिविटी, असेसमेंट से ही वर्ड से पता लग रहा है किसी चीज़ को रेगुलरली मॉनिटर करना, जैसे दिस इज़ यूज टू मेंटेन द प्रोसेस, प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, टेस्टिंग अ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, जो आपका क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम आपने बनाया है उसको टाइम टाइम पर टेस्ट करना, असेस करना। परफॉर्म इंस्ट्रूमेंट फंक्शन चेक, इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन परफॉर्मेंस जो है, इंस्ट्रूमेंट जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको असेस करते रहना।
पार्टिसिपेशन इन एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम, देखिए इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस होता है और एक एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस होता है। तो जब आप एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस में पार्टिसिपेट करते रहते हैं तो आपको उससे पता लगता रहता है कि आपकी जो लैब रिपोर्ट्स जनरेट कर रही हैं आर दे प्रिसाइज और नॉट, ठीक है, वो बिल्कुल सही है या नहीं है, वो क्वालिटी एश्योरेंस से पता लग जाता है हमें, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल तो आप जो अपनी लैब के अंदर खुद कर रहे हैं परफॉर्म वो चीज़ें, एंड एक्सटर्नल जो आप बाहर की कंपनी को देते हैं सैंपल अपने पास रन करने के बाद, एंड बाहर की कंपनी को दे रहे हैं कि आप भी इसकी टेस्टिंग करें, एंड उसके बाद हम दोनों मिलकर अपनी रिपोर्ट्स को वेरिएट करते हैं आपस में, देखते हैं कि कितना हम मच क्लोजर वहां तक पहुंचे हैं अपनी रिपोर्ट को लेके। अगर वो उतना बिल्कुल सेम एक्यूरेट वैल्यू आती है दैट मीन्स आपकी सिस्टम जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। उसके बाद थर्ड है करेक्टिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शंस मतलब कि करेक्शन तो वहां आती है जहां पे कोई गलती हो जाए, तो ये चीज है। तो देखिए दिस इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म टू करेक्ट एरर्स आफ्टर दे अकर्ड। एरर्स को ठीक करने के लिए ये करेक्टिव एक्शंस को लिया जाता है। अगर एरर आ गया तो उसको कैसे ठीक करना है। तो देखिए रिव्यू ऑफ वर्क, वर्क को दोबारा से रिव्यू करना पड़ता है, किस किस तरीके से वर्क किया है, क्या क्या मेथड आपने यूज करे, ठीक है। उसके बाद ट्रबल शूटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट की ट्रबल शूटिंग भी होती है जो कि एसओपीज के अंदर लिखा होता है कि कोई गलती हो जाए तो उसको ठीक कैसे करना है। उसके बाद टाइमली कम्युनिकेशन विद यूजर्स, टाइम टाइम पे यूजर्स के साथ बात करते रहें सो दैट आपको पता रहे कि अब न्यू टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से इस चीज को ठीक करना है, वो सब चीजें। नाउ कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो देख लेते हैं। सो इफेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस डिटेक्ट्स एरर्स एट एन अर्ली स्टेज बिफोर दे लीड टू इनकरेक्ट टेस्ट रिजल्ट्स। जो क्वालिटी एश्योरेंस है अगर हम इफेक्टिव वे से उसको अपनाएं तो वो डिटेक्ट कर लेती है एरर्स को बहुत अर्ली स्टेज पे, ठीक है। सो इसीलिए लिखा है इफेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस डिटेक्ट्स एरर्स एट एन अर्ली स्टेज बिफोर दे लीड टू इनकरेक्ट टेस्ट रिजल्ट। जब तक रिजल्ट हमारा गलत जाने से पहले ही हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं वो एक इफेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस के रूप में माना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मान के चलिए जब तक रिपोर्ट पेशेंट के पास नहीं गई है तब तक उस रिपोर्ट को बिल्कुल सही करने के चांसेस आपके पास हैं। एक बार वो रिपोर्ट चली गई तो आपकी इमेज बिल्कुल खराब हो जाती है लैब की। सो रिपोर्ट पेशेंट के पास जाने से पहले ही अगर एरर आपने पकड़ लिया और उसको ठीक कर लिया, दिस इज अ इफेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस। देन लेबोरेटरी पर्सनल्स नीड टू बी अवेयर ऑफ द एरर्स दैट कैन अकर। जो लेबोरेटरी पर्सनल्स हैं, जो लैब में काम करने वाले लोग हैं, उनको अवेयर होना है कि एरर्स कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं, कैसे कैसे आ सकते हैं। जैसे कि सैंपल के कलेक्शन के तहत आ सकते हैं, सैंपल जब कलेक्शन किया जा रहा है वहां पे आ सकते हैं। उस फेज को हम बोलते हैं प्री एनालिटिकल स्टेज। क्या बोलते हैं? प्री एनालिटिकल स्टेज। एनालिटिकल का मतलब होता है एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन से पहले वाली स्टेज मतलब जहां पे हम कलेक्शन कर रहे हैं। सेकंड है टेस्टिंग ऑफ स्पेसिमेन मतलब कि एनालिटिकल फेज, तो सेकंड फेज हो गया एनालिटिकल फेज। थर्ड है अब टेस्टिंग हो गई उसके बाद रिपोर्टिंग ही करनी है, सो रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग टेस्ट रिजल्ट्स उसके दौरान मतलब कि पोस्ट एनालिटिकल फेज। थ्री फेजेस होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस में, प्री एनालिटिकल फेज, पोस्ट एनालिटिकल फेज एंड पोस्ट एनालिटिकल फेज। टेस्ट से पहले, टेस्ट के दौरान, टेस्ट के बाद, ये तीनों फेसेस पे अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे तो हमारे जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट जाएंगी, प्रिसाइज जाएंगी, एंड लैब की जो इमेज है वो और भी अच्छी सेट होती जाएगी। So firstly, let us talk about first phase, which is pre-analytical phase quality assurance. So this includes all activities performed before the actual work. Actual work मतलब analytical phase मतलब कि testing से पहले जितनी भी activities होती हैं वो सब pre-analytical phase में आ जाती हैं। जैसे कि एग्जामिनेशन, ये एक्चुअल वर्क क्या है? एग्जामिनेशन एनालिसिस ये एक्चुअल वर्क है। एग्जामिनेशन या फिर एनालिसिस से पहले जितना भी वर्क आता है वो प्री एनालिटिकल फेज में आता है, ठीक है। रिएजेंट प्रिपरेशन एंड डाइल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्री एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। प्री एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल का एग्जांपल क्या बोला है कि रिएजेंट को प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं आप, डाइल्यूशन कैसे कर रहे हैं, ये प्री एनालिटिकल फेज का में आ जाते हैं। दिस स्टेज कंसीडर्स डिफरेंट वेरिएबल्स दैट माइट अफेक्ट लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स। कुछ डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वजह से लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स अफेक्ट होते हैं, वो वेरिएबल्स हम अभी पढ़ते हैं।
ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं कि पर्सन के अंदर कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, ऑलरेडी उसके अंदर कोई चीज़ है जिसकी वजह से उसके रिपोर्ट्स में वो एररनेस आ रही है वो चीज़। फिर टेक्निकल स्टाफ की वजह से होता है, प्रोफेशनल स्किल्स की वजह से होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। ये सब चीज़ें डिटेल में अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जेनेटिकल वेरिएशन जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर में आता है। सिकल सेल एनीमिया इज कॉमन अमंग सम पीपल इन वेस्ट अफ्रीका। जैसे कि वेस्ट अफ्रीका के लोगों के अंदर, जो वेस्ट अफ्रीका के पीपल्स हैं उनके अंदर सिकल सेल एनीमिया बहुत कॉमनली पाया जाता है। उसके बाद एज रिलेटेड वेरिएशन, एज से रिलेटेड वेरिएशन क्या क्या आ सकते हैं, द नंबर ऑफ ब्लड सेल्स इज हायर इन इन्फेंट्स। हमें पता है जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ ब्लड सेल्स हायर दिखते हैं, एंड स्मॉल चिल्ड्रंस देन अडल्ट्स, अडल्ट्स के कंपैरेटिवली इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रंस के अंदर जो नंबर ऑफ आरबीसीज है, जो नंबर ऑफ सेल्स है वो ज्यादा दिखते हैं, ओके। एंड देन सेक्स रिलेटेड वेरिएशन मतलब कि जेंडर, ओके, द HBB लेवल इज हायर इन मेल्स, मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो मेल्स में हाई होता है फीमेल्स से कंपैरेटिवली, जो कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद ड्रिंकिंग, अब हमें पता है कि ड्रिंकिंग की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि एक्सेसिव ड्रिंकिंग डाइल्यूट्स द सब्सटेंस इन ब्लड एंड लोअर्स इट्स वैल्यू। जो अगर बहुत ज्यादा ही कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो क्या होगा, वो जो ड्रिंकिंग की वजह से जो उनका ब्लड है वो डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूशन की वजह से उसका जो लेवल है वो लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। देन देयर इज अ एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब कि एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। अगर बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, जिसका मतलब है लो प्लाज्मा वॉल्यूम, हमारा जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो लो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो प्लाज्मा है वो 99% वाटर से बना होता है, ठीक है। हमारा जो 100% ब्लड है उसके अंदर 99% जो हमारा होता है वो प्लाज्मा होता है, एंड ये जो प्लाज्मा होता है वो वाटर सब्सटेंस होता है। तो जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो प्लाज्मा का वैल्यू भी कम जाएगा। उसके बाद टेक्निकल इन्फ्लुएंसेस में, टेक्निकल इन्फ्लुएंसेस का मतलब क्या है, देयर दीज आर यूजुअली एसोसिएटेड विद इंस्ट्रूमेंट्स। टेक्निकल में इंस्ट्रूमेंट्स की से रिलेशन आ जाता है, रिएजेंट से रिलेशन आता है, कंट्रोल से रिलेशन आता है। देन प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स में देख लीजिए, professional skills, this is experience or skill of either a performer of a lab test or user of a laboratory results। ठीक है, लैब के अंदर जो पर्सन काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनके अंदर स्किल्स क्या क्या है, वहां पर बेस्ड होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स का देख लीजिए, दीज आर एसोसिएटेड विद लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वर्कलोड एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। लेबोरेटरी क्या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड होता है, उनका वर्कलोड कितना है, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब देखिए कुछ असेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं एनालिटिकल स्टेज के लिए, वो देख लीजिए वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि डिटेल ऑफ पेशेंट। एनालिटिकल स्टेज मतलब कि टेस्टिंग, लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्री एनालिटिकल फेज में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो वो एनालिटिकल स्टेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो चीजें देखिए जैसे कि डिटेल ऑफ पेशेंट एंड स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन, आपने पेशेंट की डिटेल प्रॉपर से रखी है या नहीं है, स्पेसिमेन ढंग से देखा है या नहीं है। रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन, क्या क्या टेस्टिंग बोली गई है रिक्वेस्ट फॉर्म पे, पेशेंट का प्रिपरेशन कैसे किया गया है, पेशेंट का सैंपल कलेक्शन कैसे किया गया है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिमेन कलेक्शन कैसे किया गया है, उसको स्टोरेज कैसे किया गया था, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से किया गया है, प्रोसेसिंग कैसे होगी वो डिपेंड है। रिएजेंट एंड कंट्रोल प्रिपरेशन कैसे किया गया है, उनकी स्टेबिलिटी कैसी है, स्टोरेज किस तरीके से किया गया है, ठीक है, उसके ऊपर भी रिपोर्ट बेस्ड रहती है। इंस्ट्रूमेंट्स टेस्टिंग हो रही है नहीं है, कैलिब्रेशन उनकी अच्छे से हो रही है या नहीं है, तभी रेफरेंस वैल्यूज अच्छे से मिलेंगी, ठीक है। देन देखिए प्री एनालिटिकल स्टेज में कहाँ कहाँ पर एरर आ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ एरर इन प्री एनालिटिकल स्टेज। प्री एनालिटिकल स्टेज में एरर के आने के चांसेस कहाँ कहाँ पर है, वो देख लीजिए। इनकरेक्ट स्पेसिमेन, स्पेसिमेन ही इनकरेक्ट है, जैसे कि मिस्टेक्स इन कलेक्शन, हैंडलिंग एंड लेबलिंग। आपने कलेक्शन के दौरान कोई मिस्टेक की है, हैंडलिंग के दौरान कोई मिस्टेक की है, लेबलिंग के दौरान कोई मिस्टेक की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपने सैंपल तो सही पेशेंट का लिया लेकिन आपने लेबलिंग दूसरे पेशेंट की कर दी, तो जो रिपोर्ट आएगी वो भी तो दूसरे पेशेंट के पास ही जाएगी, तो यहाँ पर हो गया एरर। दूसरा, यूज ऑफ वर्क प्रिजर्वेटिव्स,
और एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव का यूज किस तरीके से कर रहे हैं आप, एक प्रॉपर अमाउंट में, एक प्रॉपर रेशियो में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर वो प्रॉपर रेशियो में, प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से भी रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद रॉन्ग स्टोरेज, स्टोरेज अच्छे से नहीं कर रहे हैं आप। जो कंपनी बोल रही है कि इतने डिग्री सेल्सियस पे करना है, डार्क एरिया पे करना है, रेफ्रिजरेट करना है या नहीं करना है, वो चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने तरीके से स्टोर कर रहे हैं, तो भी गलत है। रिपीटेड थ्रोइंग ऑफ स्पेसिमेन, बार बार स्पेसिमेन को थ्रोइंग करे जा रहे हैं, बार बार उसको हिलाए जा रहे हैं, सेल्स विल बी डिस्टॉर्टेड, हीमोलाइज हो जाएगा, उस चीज़ का भी कोई फायदा नहीं है, रिपोर्ट सही नहीं आएगी। डिले इन डिलीवरी ऑफ स्पेसिमेन, आपने स्पेसिमेन को डिलीवर ही बहुत लेट किया तो उसके दौरान कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे एनालिट्स होते हैं जो टाइम के हिसाब से धीरे धीरे बैठना शुरू हो जाते हैं, उनकी रेंज धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट पेशेंट प्रिपरेशन, आपने पेशेंट का प्रिपरेशन ही सही से नहीं किया है, पेशेंट का सैंपल कलेक्शन सही से नहीं किया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम पेशेंट को बहुत काम करके फिर उसका सैंपल लेते हैं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करके ले लेना है आपने, ठीक है, क्योंकि वो उसके फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे इम्पैक्ट डालता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे अगर इम्पैक्ट डलता है तो हमारे रिपोर्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। कंटैमिनेशन ऑफ स्पेसिमेन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और केमिकल्स, स्पेसिमेन कंटैमिनेट हो गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर अदर केमिकल्स के थ्रू, तो भी रिपोर्ट सही नहीं आएगी। इनकरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ रिएजेंट एंड कंट्रोल्स, और बहुत सारी चीज़ें, आपने रिएजेंट, कंट्रोल एंड पेशेंट के स्पेसिमेन, इन सब की जो प्रिपरेशन है वो इनकरेक्ट की है, सही से नहीं की गई है। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जिसके तहत एरर आने के चांसेस है प्री एनालिटिकल स्टेज में। और अगर शुरुआत ही एरर से हो रही है, शुरुआत ही गलत तरीके से हो रही है, तो जो पोस्ट एनालिटिकल फैक्टर है वो तो गलत होने ही वाला है। ओके, सेकंड आता है विच इज एनालिटिकल क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है, सेकंड जो आ जाता है जहां पे हम टेस्टिंग करते हैं। सो दिस stage includes those activities employed during performance of test, जब हम टेस्ट की परफॉर्मेंस करते हैं उस दौरान जो जो एक्टिविटीज हम एम्प्लॉय करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो सब किस में आती हैं, एनालिटिकल क्वालिटी एश्योरेंस में कंक्लूड होती हैं। इट इज मेनली कंसर्न विद द कंट्रोल ऑफ एरर्स during the actual analysis of materials and also verification of test results। इसमें चीजें ध्यान देने वाली क्या है कि एक्चुअल एनालिसिस मटेरियल क्या है एंड वेरिफिकेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर एनालिटिकल क्वालिटी एश्योरेंस को बनाया गया है। इन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना होता है और यहाँ पर एरर नहीं आने चाहिए। दिस इज मेनली अफेक्टेड by the use of laboratory bench manuals which are also called standard operating procedures SOPs। जो एनालिटिकल फैक्टर है वो SOP से ही अफेक्ट होता है। अगर आपकी SOP प्रॉपर बनी है तो आपका एनालिटिकल फैक्टर भी उतना ज़्यादा ही मजबूत होगा। ये SOP के बारे में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि SOP क्यों बनानी है, बनानी किस तरीके से है, ठीक है, एंड उसी के ऊपर एनालिटिकल फैक्टर हमारा डिपेंड रहता है। सो एसओपी की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। एसओपी इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज द लोकल लेबोरेटरी बेंच मैनुअल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। एसओपी को काफी बार इस नाम से भी जाना जाता है कि किसी भी लोकल लेबोरेटरी का बेंच मैनुअल क्या है, एसओपी का दूसरा नाम ये भी है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए, टू इम्प्रूव एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लैब सर्विस टू पेशेंट्स एंड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद पुअर वर्क परफॉर्मेंस। इससे हम इम्प्रूव करते हैं, मेंटेन करते हैं लैब की सर्विस को, लैब की जो सर्विस है उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, ताकि जो पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम्स को टाइमली आइडेंटिफाई किया जा सके और अगर पुअर परफॉर्मेंस है तो उसको भी ढंग से आइडेंटिफाई किया जा सके। दूसरी बात, टू इम्प्रूव लैब स्टाफ विद रिटन इंस्ट्रक्शंस, हम लैब के स्टाफ को इम्प्रूव कर रहे हैं रिटन इंस्ट्रक्शंस के साथ। एसओपी के अंदर रिटन इंस्ट्रक्शंस लिखी गई होती हैं, लिखा गया होता है हर चीज के बारे में एसओपी में, तो आप स्टाफ को इम्प्रूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिटन इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू परफॉर्म टेस्ट। ये रिटन इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है कि कंसिस्टेंटली आपने टेस्ट को परफॉर्म कैसे करना है, स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट कैसे करना है लैब के अंदर।
टू इम्प्रूव चेंजेस इन परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट, अगर आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है। विच में अकर व्हेन न्यू मेंबर्स ऑफ स्टाफ आर अपॉइंटेड, वो तब होता है जब आप नया कोई मेंबर अपनी लैब के अंदर अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पहले उसको एसओपी दे दो, वो पढ़ लेगा, उसको पता लग जाएगा कि ये जो लैब है इन इन मैनुअल्स पे, इन इन मेथड्स पे वर्क करती है और मुझे भी ऐसे ही काम करना है। उसके बाद टू प्रोवाइड रिटर्न स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स फॉर यूज इन द ट्रेनिंग ऑफ लेबोरेटरी पर्सनल्स, आप लेबोरेटरी के अंदर काम करने वाले लोगों को, टेक्नीशियंस को एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक दे रहे हैं जो कि रिटर्न फॉर्म में है, ठीक है, ताकि उसको पता रहे कि इन इन टेक्निक के थ्रू ही मुझे काम करना है। उसके बाद टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट एंड इन्वेंट्री ऑफ एसेंशियल रिएजेंट्स, केमिकल्स एंड इक्विपमेंट्स, आप इसमें लिस्ट भी बनाते हैं, इन्वेंट्री के बारे में भी लिखते हैं, जो स्टोरेज में आपके पास सामान है, ठीक है, जैसे कि रिएजेंट्स, केमिकल्स एंड इक्विपमेंट्स, उससे भी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि पता रहता है कि हमारी लैब के अंदर ये चीजें हैं। टू प्रमोट सेफ लेबोरेटरी प्रैक्टिस, एसओपी से मेनली क्या है, जो आप लेबोरेटरी के अंदर काम कर रहे हैं वो सेफ है, एक्यूरेट है, प्रिसाइज है। एसओपी इस तरीके से बहुत वास्ट एरिया में परफॉर्मेंस देती है। एसओपी के ऊपर ही एनालिटिकल फैक्टर टोटली बेस्ड रहता है। एसओपी की प्रिपरेशन देख लीजिए करनी कैसे है। SOPs must be written and implemented by a qualified, experienced lab officer and followed exactly by all members of the staff. जो SOP होती है वो जो एक्सपीरियंस लैब ऑफिसर होता है उसके थ्रू ही बनाई जानी चाहिए, उसके थ्रू ही इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए, उसके थ्रू ही रिटर्न की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक्सपीरियंस लैब ऑफिसर होता है वो क्वालिफाइड रहता है एंड उसकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली उसे बहुत सारी चीज़ें पता होती है एंड उसको सिमिलरली फॉलो करना है सभी मेंबर्स ने स्टाफ के, ठीक है। उसके बाद फॉर ईच एसओपी इट इज द बेस्ट टू फॉलो अ सिमिलर फॉर्मेट विद द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड अंडर सेपरेट हेडिंग। सभी तरीके के एसओपीज में क्या है कि आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आप हेडिंग्स को बनाएं, हेडिंग बनाएं, नीचे उसके बारे में इलैबोरेट कर दें। The following is a suggested layout for district laboratory SOPs and appendix to be included in the SOP manual. अब नीचे मैं आपको कुछ लेआउट देने वाली हूँ, डिजाइन देने वाली हूँ कि इस तरीके से आप लेबोरेटरी के अंदर SOPs को जनरेट कर सकते हैं इन इन हेडिंग के तहत, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग में व्हाट टू राइट अंडर हेडिंग, हेडिंग में क्या क्या लिखना है। पहला है वैल्यू ऑफ टेस्ट, टेस्ट की वैल्यू क्या है, किस लिए परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। मेन रीजन इसमें लिखा जाता है टेस्ट को परफॉर्म करने का। जैसे कि एग्जांपल है टू डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, क्वालिफाई मलेरियल पैरासाइट इन पर्सन विद सस्पेक्टेड मलेरिया, जैसे कि हमने क्या डिटेक्ट करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, एंड क्वांटिफाई, क्या क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। तो जैसे कि मलेरियल पैरासाइट का करना है वो चीज़ हो गई, उसके लिए मलेरिया मलेरिया टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडिकेट एनी रेलेवेंट लिमिटेशंस ऑफ द टेस्ट, अगर टेस्ट की कोई लिमिटेशंस है, कोई खराबी है तो वो भी इंडिकेट करनी है हमने, ठीक है। जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है वो भी जरूर लिखना है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट, टेस्ट के लिए कौन सा प्रिंसिपल, टेस्ट के ऊपर जो प्रिंसिपल जो टेस्ट है किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है वो भी जरूर लिखना है, ठीक है। उससे टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होती है। उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, प्रिंसिपल के लिए एग्जाम्पल है माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ फिल्ड्स स्टेन थिक ब्लड फिल्म फॉर मलेरिया पैरासाइट। देखिए अगर जैसे कि हमने अगर मलेरिया पैरासाइट देखना है तो उसके लिए थिक फिल्म को रेफर किया जाता है, तो वो उसका प्रिंसिपल हो गया। केमिकल रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट टू डिटेक्ट ग्लूकोज, ग्लूकोज को अगर यूरिन के अंदर डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम केमिकल स्ट्रिप रिएजेंट्स को यूज करते हैं, लाइक दैट। उसके बाद स्पेसिमेन की हेडिंग बनाएंगे आप। स्पेसिमेन में क्या क्या चीज़ें होंगी, स्टेट द स्पेसिमेन रिक्वायर्ड एंड हाउ टू कलेक्ट इट, स्पेसिमेन कितना चाहिए, कौन सा स्पेसिमेन चाहिए, उसको कलेक्ट कैसे करना है, वो सब डिटेल लिखनी है आपने। जैसे कि वॉल्यूम किस सैंपल किस टेस्ट के लिए कितना रिक्वायर्ड है, कंटेनर एंड इट्स प्रिपरेशन, कौन से टेस्ट के लिए किस तरह का कंटेनर लेना है, उसको प्रिपेयर कैसे करना है सैंपल को, यूज ऑफ एनी एंटीकोगुलेंट और स्टेबलाइजर प्रिजर्वेटिव, किसी भी एंटीकोगुलेंट, स्टेबलाइजर या फिर प्रिजर्वेटिव का यूज कैसे करना है, कितने अमाउंट में लेना है, कितने ml ऑफ स्पेसिमेन के लिए। कलेक्शन प्रोसीजर विद हेल्थ एंड सेफ्टी नोट्स, कलेक्शन कैसे करना है स्पेसिमेन का, ठीक है, उसके लिए सेफ्टी नोट्स भी लिखने हैं ताकि आपकी हेल्थ उससे इम्पैक्ट ना आए। हाउ कंटेनर शुड बी लेबल, जो स्पेसिमेन कंटेनर है उसको लेबल कैसे करना है।
स्टेबिलिटी ऑफ स्पेसिमेन एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। स्पेसिमेन की स्टेबिलिटी के बारे में लिखें, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं उनके बारे में भी जरूर लिखें। टाइम विद इन विच द स्पेसिमेन शुड रीच द लेबोरेटरी, जब आपने सैंपल कलेक्शन कर लिया उसके बाद कितने टाइम के अंदर जो स्पेसिमेन है वो लेबोरेटरी के अंदर पहुंच जाना चाहिए, सो दैट टाइमली उसका जो एनालिसिस है वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद डिस्क्राइब द चेक्स टू बी मेड व्हेन स्पेसिमेन एंड रिक्वेस्ट फॉर्म रीच द लेबोरेटरी एंड क्राइटेरिया विच मे मेक इट नेसेसरी टू रिजेक्ट द स्पेसिमेन। अब आपने क्या करना है, देखिए काफी जब लैब के अंदर स्पेसिमेन पहुंचता है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया लिखे जाते हैं कि जिसके तहत वो क्राइटेरिया आपने पहले फॉलो करने हैं, स्पेसिमेन को देखना है, रिक्वेस्ट फॉर्म को देखना है। अगर रिक्वेस्ट फॉर्म और स्पेसिमेन उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं तभी आप स्पेसिमेन को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन स्पेसिमेन और रिक्वेस्ट फॉर्म पे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर मैच नहीं है, मिक्स मैच है, तो आप रिजेक्ट कर देंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। स्टेट इफ द स्पेसिमेन रिक्वायर्स प्रायोरिटी अटेंशन, प्रायोरिटी अटेंशन जो है और स्पेसिमेन के अंदर है या नहीं, जैसे कि सीएसएफ करना है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का करना है और सैंपल आ गया ब्लड का, तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। फिर हम इक्विपमेंट की हेडिंग डालते हैं। इक्विपमेंट में लिस्ट ऑफ द आइटम्स इक्विपमेंट नीडेड टू बी परफॉर्म द टेस्ट, टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए किस किस टाइप के इक्विपमेंट्स की हमें नीड रहती है उसकी लिस्ट बनानी है। मेन आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट सच एज, मेन आइटम्स क्या है इक्विपमेंट के लिए, जैसे कि माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, कॉलोरीमीटर, इंक्यूबेटर, वाटर बाथ, हीट ब्लॉक, कॉलोनी काउंटर, ऑटोक्लेव, शेकर, डीप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर। ऐसी ऐसी चीजों के इंस्ट्रूमेंट की तो हमें बहुत ही ज्यादा नीड होती है लैब के अंदर। शुड बी लिस्टेड इन अ सेपरेट अपेंडिक्स, एक सेपरेट अपेंडिक्स में इसको लिस्ट जरूर करना है, बनाना है। फिर रिएजेंट एंड स्टेन्स के बारे में लिखते हैं हम लोग। आपने इसमें लिस्ट बनानी है रिएजेंट्स की, स्टेन्स की, रिएजेंट्स की, स्ट्रिप्स की, ठीक है, जो कि नीडेड होती है परफॉर्म द टेस्ट, टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। इंक्लूड द रिएजेंट्स एंड स्टेन्स इन अ सेपरेट अपेंडिक्स एट द बैक ऑफ एसओपी मैनुअल, एसओपी मैनुअल के बैक पे भी रिएजेंट्स के बारे में जरूर लिखते हैं। देन कंट्रोल्स के बारे में भी आपने एक लिस्ट बनानी है। सो लिस्ट कंट्रोल्स एंड सोर्स टू बी यूज्ड इन द टेस्ट, कंट्रोल्स के बारे में लिस्ट बनानी है, उनके सोर्स के बारे में लिस्ट बनानी है। जैसे कि पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल का सोर्स क्या होगा सीरोलॉजिकल टेस्ट के लिए, कंट्रोल सिरा इन क्लिनिकल केमिस्ट्री एसे, क्लिनिकल केमिस्ट्री एसे के लिए कंट्रोल सिरा कौन सा यूज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल, यूरिन केमिकल टेस्ट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल कैसे यूज करना है, इन सबके सोर्स के बारे में भी लिखना है। देन उसके बाद टेस्ट का मेथड क्या है वो भी लिखना है। डिस्क्राइब इन अ नंबर्ड सीक्वेंस हाउ टू परफॉर्म द टेस्ट, टेस्ट को परफॉर्म कैसे करना है उसको प्रोसीजर प्रॉपर अच्छे से लिखे, एक सीक्वेंस में लिखे, पहले ये करना है फिर ये करना है, इस तरीके से। फॉर क्वांटिटेटिव टेस्ट इंक्लूड डिटेल्स ऑफ कैलिब्रेशन, क्वांटिटेटिव टेस्ट है तो कैलिब्रेशन की डिटेल भी लिखे, ग्राफ और फैक्टर के बारे में लिखे, कैलकुलेशंस के बारे में लिखें। डिस्क्राइब हाउ टू कंट्रोल द प्रोसीजर, और ये भी लिखना है कि प्रोसीजर को कंट्रोल मैनर में कैसे रखना है, कैसे करना है। एंड ऑल्सो हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स विच अप्लाई, एंड प्रोसीजर के दौरान आपने खुद के लिए अपनी हेल्थ के लिए कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स को अप्लाई करना है। Full details of safety procedure should be included in separate health and safety appendix. अपनी खुद की सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है, क्या क्या चीज़ें आपने वियर करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो भी एक अलग से एक पेज के ऊपर जरूर लिखना है, बहुत प्रॉपर तरीके से लिखना है। देन उसके बाद है रिपोर्टिंग रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी एक कॉलम बनेगा। इसमें स्टेट हाउ द टेस्ट शुड बी रिपोर्टेड, इसमें ये लिखना है हमने कि जो रिपोर्ट जो टेस्ट हमने बनाया है, जो टेस्ट परफॉर्म किया है उसको रिपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। यूनिट्स टू बी यूज्ड, मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे एचपी है उसकी यूनिट होती है ग्राम पर डीएल, तो वो यूनिट पता होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट क्या होना चाहिए रिपोर्ट का वो पता होना चाहिए, जैसे कि एक्सेप्टेड रेफरेंस रेंज फॉर द क्वांटिटेटिव टेस्ट, क्वांटिटेटिव टेस्ट के लिए रेंज भी साथ में लिखी जानी चाहिए ताकि पता रहे कि इतनी रेंज से लेकर इतनी रेंज के बीच में अगर मेरे पेशेंट को पता लग जाए कि स्पेसिफिक दो वैल्यू हैं, इनके बीच में अगर मेरी वैल्यू आ रही है टेस्ट की तो नॉर्मल कंडीशन है, इससे एक्सटेंड हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो अब नॉर्मल कंडीशन है, तो रेफरेंस रेंजेस जरूर लिखनी है। एक्शन टू टेक इफ अ रिजल्ट इज सीरियसली अबनॉर्मल और अनएक्सपेक्टेड, अगर रिजल्ट बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल आ रहा है या अनएक्सपेक्टेड आ रहा है
तब हमने क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या एक्शंस को अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, नीड फॉर वेरिफिकेशन, दोबारा से वेरिफिकेशन की जरूरत है या नहीं है, एडिशनल कोई टेस्टिंग करने की जरूरत है या नहीं है, और इमीडिएट नोटिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट की इमीडिएट नोटिफिकेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इनके बारे में लिखिए। गिव टारगेट टर्न अराउंड टाइम फॉर इशूइंग द रिपोर्ट, इशूइंग रिपोर्ट को इशू करने के लिए टारगेट टर्म लिखना है कि इतने टाइम तक हमने रिपोर्ट इशू कर देनी है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन कमेंट्स दैट शुड अकम्पनी द टेस्ट रिजल्ट, ठीक है, इंटरप्रिटेशंस भी लिखने हैं टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में कि ये चीजें इसकी इंटरप्रिटेशंस हैं, ठीक है। देन एरर कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, सोर्स ऑफ एरर जरूर लिखना है आपने। समराइज द इंपॉर्टेंट एंड कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ एन इनकरेक्ट टेस्ट रिजल्ट, इनकरेक्ट टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट के रिजल्ट इनकरेक्ट कब कब हो सकते हैं उनके बारे में प्रॉपर तरीके से लिखें आप, उनके बारे में समराइज करें, इंपॉर्टेंट एंड कॉमनेस्ट कॉज जरूर लिखें, जैसे कि सैंपल नॉट वेल मिक्सड, अगर आप सैंपल अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो एरर आएगा। स्मीयर टू थिक फॉर स्टेनिंग, आपने स्मीयर तो बनाई स्टेनिंग की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थिक थी, मोटी थी, ठीक है। इनएक्यूरेट मेजरमेंट, पिपटिंग के दौरान आपने ब्लड या सीरम सैंपल की मेजरमेंट अच्छे से नहीं ली है तो एरर आएगा। क्लॉट्स इन एंटीकोगुलेटेड ब्लड सैंपल, आपने एंटीकोगुलेटेड ब्लड सैंपल लिया लेकिन उसके अंदर क्लॉट्स हैं, वो एरर का सोर्स बन सकता है। एयर बबल आ गए सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। व्हेन यूजिंग अ कॉलोरीमीटर, जब कॉलोरीमीटर में आप सैंपल को सकअप करवा रहे हैं तो एयर बबल भी साथ में सकअप हो गए तो एरर आएगा। और द साइड्स ऑफ क्यूवेट नॉट बीइंग क्लीन और ड्राई, जो क्यूवेट है जो हम कॉलोरीमीटर में यूज करते हैं, उसकी जो क्यूवेट की जो साइड्स है वो अच्छे से साफ नहीं की गई थी तो उसकी वजह से इंटेंसिटी मेजर करने में प्रॉब्लम आई तो एरर आएगा। ये कॉमनेस्ट चीजें आपने लिखनी है ताकि स्टाफ उस चीजों का ध्यान रखे। थर्ड फेज आता है पोस्ट एनालिटिकल क्वालिटी assurance. So this includes calculation, recording, reporting and verification of test results, taking appropriate action whenever a result has serious clinical implication, ensuring test results are interpreted correctly. अब देखिए एनालिसिस के बाद, टेस्टिंग के बाद क्या चीज होती है, टेस्टिंग के बाद हमने ध्यान रखना होता है कि कैलकुलेशन कैसे किया जा रहा है, रिपोर्टिंग कैसे की जा रही है, ये सब पोस्ट एनालिटिकल फैक्टर में आता है, जैसे कि कैलकुलेशन, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स, टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन व्हेन एवर अ रिजल्ट हैज सीरियस क्लिनिकल इम्प्लीकेशन। अगर मान लो रिजल्ट के अंदर कोई सीरियस इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने टेस्ट के रिजल्ट को इंश्योर करना है, इंटरप्रिटेशन करना है उसको करेक्टली, उसको दोबारा से देखना पड़ता है, तो ये पोस्ट एनालिटिकल क्वालिटी एश्योरेंस में आता है। कैलकुलेशन में इन्वॉल्व प्लॉटिंग ऑफ ए ग्राफ like in clinical chemistry or arithmetic calculation which is subjected to personal error that might come from wrong conversion factors, standards and controls। आपने क्या करना है, ग्राफ जरूर बनाएं ताकि उससे कैलकुलेशन अच्छे से हो सके, जैसे कि क्लिनिकल केमिस्ट्री के अंदर अर्थमेटिक कैलकुलेशंस में which is subjected to personal error that might come from wrong conversion factor। तो अगर मान लो रॉन्ग कन्वर्जन फैक्टर हो रहा है, स्टैंडर्ड्स अलग गलत हो रहे हैं, कंट्रोल गलत रन कर दिया, स्टाफ जो ग्राफ प्लॉट होता है उससे ये सब चीजें पता लग जाती हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। देन रिकॉर्ड्स ऑफ लेबोरेटरी रिजल्ट्स कैन केप्ट बाय, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है वो देखिए। रिटेनिंग कार्बन कॉपीज ऑफ रिपोर्ट्स, हमने क्या करना है, जो रिपोर्ट्स है उसकी कार्बन कॉपी रख लीजिए आप चाहें, आप जो रिकॉर्डिंग है उसको रजिस्टर कर लें, रजिस्टर बुक में रिपोर्ट्स को रजिस्टर कर लें, डाटा को इंसर्ट करें कंप्यूटर के अंदर, इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन व्हेन एवर सिस्टम इज यूज्ड इट मस्ट, जब भी आप सिस्टम यूज करें तब क्या क्या करना है, कंटेन पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन जरूर हो, सम रिलेटेड डाटा उसके अकॉर्डिंगली लिखा गया हो, कहाँ से रिलेट कर रहा है, क्या नाम है, फादर नेम क्या है, ये चीज़ें। बी रिलायबल एंड इनेबल पेशेंट रिजल्ट्स टू फाउंड सिंपली एंड क्विकली, ठीक है, पेशेंट के रिजल्ट को सिंपली एंड क्विकली करने की कोशिश करें। कंटेन क्वालिटी कंट्रोल रिजल्ट्स, क्वालिटी कंट्रोल रिजल्ट्स जरूर रखें। रिकॉर्डिंग इज रिक्वायर्ड फॉर, अब रिकॉर्डिंग करना क्यों है देख लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ वर्क रिपोर्ट वर्क, जो रिपोर्ट्स आप जनरेट कर रहे हैं वो प्रिपेयर अच्छे से हो जाए। मंथली बनानी पड़ती है, क्वार्टरली बनानी पड़ती है, ईयरली बनानी पड़ती है, हर महीने बनानी पड़ती है, साल में 4 बार बनानी पड़ती है और हर साल बनानी पड़ती है। एपिडेमिक स्टडीज के लिए होती है। एस्टिमेटिंग बजट एंड वर्कलोड ऑफ लैब, लैब का वर्कलोड कितना है उस हिसाब से बजट कितना चाहिए उसके लिए हेल्पफुल रहता है। असेसिंग डेली क्वालिटी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, डेली क्वालिटी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को असेस किया जा सके उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। देन रिपोर्टिंग टेस्ट रिजल्ट,
टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनको रिपोर्ट कैसे करना है। लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स शुड बी रिपोर्टेड एक्यूरेटली एंड क्लियरली फॉर द फॉलोइंग रिजल्ट्स। इनको कुछ चीज़ों के तहत हम रिपोर्ट को लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करेंगे, वो एक्यूरेटली होनी चाहिए एंड क्लियरली उसके ऊपर लिखना चाहिए कुछ चीज़ें, जैसे कि टू प्रोवाइड रिलेटिव इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल टू असिस्ट दोज रिक्वेस्टिंग टेस्ट आर एबल टू इंटरप्रेट रिजल्ट करेक्टली। कुछ चीज़ें आपने इसके ऊपर जरूर लिखनी है अच्छे से, ताकि पता रहे कि ये जो रिपोर्ट है वो करेक्ट आई है या नहीं आई है, जैसे कि रेफरेंस वैल्यूज जरूर दे। उसके बाद टू हेल्प इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फ्रॉम लैब आर यूज इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू बेनिफिट पेशेंट्स एंड कम्युनिटी। आपने रिपोर्ट इतनी अच्छी देनी है कि पेशेंट एंड कम्युनिटी सबको ही उसकी वजह से बेनिफिट हो रहा है। लेबोरेटरी रिजल्ट मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट आइटम्स। जो लेबोरेटरी रिजल्ट है उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होनी ही चाहिए, जैसे कि टाइप ऑफ स्पेसिमेन एनालाइज्ड, किस तरीके का स्पेसिमेन आपने एनालाइज्ड किया है, जैसे ब्लड किया है, यूरिन किया है, CSF किया है, फ्लूइड किया है क्या। एनालेट और सब्सटेंस मेजर्ड, क्या चीज़ आपने उसके अंदर मेजर की है, ग्लूकोज क्या है, प्रोटीन क्या है, HB क्या है, वो चीज़। क्लियरली रिटन टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट का रिजल्ट क्लियरली क्या आया है वो उसके ऊपर लिखना होना चाहिए। रेफरेंस रेंजेस फॉर क्वांटिटेटिव टेस्ट, क्वांटिटेटिव अगर आपने टेस्ट लगाया है उसकी रेफरेंस रेंजेस जरूर लिखनी है। ऑथराइज्ड सिग्नेचर जरूर होने चाहिए उस रिपोर्ट के ऊपर। अब देखिए दो टर्म आती है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये देख लीजिए। द टर्म एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर यूज्ड टू डिफाइन द क्वालिटी ऑफ द एनालिसिस। एनालिसिस की क्वालिटी कितनी अच्छी है उसको डिफाइन करने के लिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की टर्म को यूज किया जाता है। एक्यूरेसी ऑफ अ टेस्ट रिजल्ट इज इट्स क्लोजनेस टू अ ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि वैल्यू बहुत सही आई है, ट्रू वैल्यू आई है। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट वैल्यू है। ग्लास, जैसे कि अब ये चीजें किस किस के ऊपर डिपेंड है, कैसे ट्रू वैल्यू आ सकती है। ग्लास वेयर और प्लास्टिक वेयर इज नॉट क्लीन्ड और ड्राइड कंप्लीटली बिफोर यूज। ठीक है, जैसे ग्लास वेयर है, प्लास्टिक वेयर है, वो अच्छे से क्लीन नहीं किए गए हैं, ड्राई नहीं किए गए हैं, दोबारा यूज करने से पहले उस चीज का ध्यान रखना होता है। इक्विपमेंट माल फंक्शन कॉस्ट व्हेन, इक्विपमेंट का माल फंक्शन कैसे हो सकता है वो देखो। कैसे, लेबोरेटरी स्टाफ्स आर नॉट ट्रेन्ड, लेबोरेटरी स्टाफ अच्छे से ट्रेन नहीं है करेक्ट यूज में, करेक्ट मैनर में। एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को मेंटेन करने में, उसको यूज करने में अच्छे से नहीं ट्रेंड है। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग फ्लक्चुएट ड्यू टू अनेबल पावर सप्लाईज, जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी जो रीडिंग है वो फ्लक्चुएट हो रही है, बार बार ऊपर नीचे हो रही है, क्यों हो रही है कि पावर सप्लाई अच्छे से नहीं दिया गया है इंस्ट्रूमेंट्स को। द इक्विपमेंट इज नॉट फिटेड विद अ वोल्टेज स्टेबलाइजर, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको वोल्टेज स्टेबलाइजर के साथ में फिटेड करें, अगर नहीं है तो फ्लक्चुएशंस आएंगे। डर्टी और फिंगर मार्क्ड क्यूवेट्स, आप क्यूवेट्स यूज करते हैं कॉलोरीमीटर के लिए जिसके अंदर सैंपल होता है, अगर वो डर्टी है उसके ऊपर मार्क है तो एरर आएगा। इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, जब हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो जो ग्लास सरफेस होते हैं उनके लेंस जो होते हैं और जो फिल्टर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं व्हेन नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम फंगल ग्रोथ, उनको फंगल ग्रोथ से भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बैटरी ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स, कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बैटरी से ऑपरेट होते हैं। परफॉर्म्स इरेक्टिकली, वो इरेक्टिकली परफॉर्म करते हैं, गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं, क्यों, बिकॉज द बैटरी इज नॉट सफिशिएंटली चार्ज, आपने बैटरी को अच्छे से चार्ज नहीं किया। उसके बाद इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस, इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस, इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से एरर आने के चांसेस होते हैं, उनको आपने अच्छे से रिमूव नहीं किया। जैसे कि अगर आपने सीरम ऐसे करना है, आयरन की एस्टिमेशन करनी है, आपने रेड ब्लड सेल्स को अच्छे से रिमूव नहीं किया। लेबोरेटरी स्टाफ प्रिपेयर्स अ स्मीयर दैट इज टू थिक, मान लीजिए आपको थिन स्मीयर चाहिए, आपने थिक स्मीयर बना ली, बहुत ही ज़्यादा थिक स्मीयर बना ली डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए, सब्सिक्वेंट स्टेनिंग के लिए, तो एरर का चांसेस होगा। तो गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो, क्वालिटी अश्योरेंस इन हेमाटोलॉजी लैब। ना सिर्फ आप हेमाटोलॉजी लैब के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं, और भी लैब्स के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वालिटी अश्योरेंस के बारे में पूछा जाता है तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइमली मिल जाए। एंड अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करें,
लाइक करें वीडियो को, कमेंट में बताएं कि कितना हेल्पफुल था, कैसा लगता है आपको मेरे वीडियोस के थ्रू पढ़ना, एंड आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होगी। एंड गाइज प्लीज़ डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।